Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, the topic of today's video is FA Part 2 2018 Psychology paper of FPISC और आज हम इस पेपर का सॉल्व ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं अपने MCQs की तरफ। So the number one MCQ is which biological and psychological expert has presented the theory of cognitive development? किस theorist ने cognitive development theory present की थी? Option A William Wundt, Option B William James, Option C Jean Piaget, and Option D Alfred Binet. The right option is Option C Jean Piaget. जेन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्वेंट की थी जिसमें डिफरेंट स्टेजेस के ज़रिए बताया था कि किस तरह चाइल्ड जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अचीव करता है, जिसमें सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को डिस्कस किया था। और जो लास्ट स्टेज थी वहाँ पे पर्सन जो है ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग अचीव कर जाता है, चीज़ों को लॉजिक्स के ज़रिए और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के ज़रिए समझना शुरू कर देता है। नंबर 2, इफ़ अ क्लाइंट इज severely afraid of heighted buildings, he is suffering from which disorder? Option A phobia, Option B somatoform disorder, Option C schizophrenia, and Option D generalized anxiety disorder. The right option is ऑप्शन ए फोबिया। फोबिया ओवरऑल अगर हम डिफाइन करें फोबिया को, तो फोबिया इरैशनल फियर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी प्लेस का। सो हाइट फोबिया को एक्रोफोबिया कहा जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फोबिया, जो कि एक्रोफोबिया कहलाता है। नंबर 3, an old person feel happiness after recalling his past pleasant memories. Which defense mechanism is he using? एक ओल्ड पर्सन है जो कि अपनी प्लेजेंट मेमोरीज को रिकॉल करके हैप्पीनेस फील कर रहा है, तो हम ओवरऑल इस मैकेनिज्म को या डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे, या इस डिफेंस मैकेनिज्म का क्या नाम होगा? ऑप्शन ए एग्रेशन, ऑप्शन बी डे ड्रीमिंग, ऑप्शन सी रिग्रेशन, एंड ऑप्शन डी रिप्रेशन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रिग्रेशन। रिग्रेशन को आपने ऐसे याद रखना है कि रिग्रेसिंग टूवर्ड्स द प्लेजेंट मेमोरीज या टूवर्ड्स द टाइम जहाँ पे पर्सन जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता था। जब सिचुएशन करंट सिचुएशन इतनी ज़्यादा प्लेजेंट नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, तो पर्सन समटाइम्स डिफेंस मैकेनिज्म यूटिलाइज करता है, रिग्रेस कर जाता है टूवर्ड्स द पास्ट, जो कि अच्छी मेमोरीज होती हैं जहाँ पे। So the right option is option C. Number 4. In rational emotive behavioral technique, therapist uses dash method to treat his patient. Rational emotive behavioral technique में therapist कौन सा method utilize करता है अपने patients को treat करने के लिए? Home assignments को utilize करता है, जिसमें different home assignments weekly basis पे दी जाती हैं client को। Overall वो अपनी irrational thoughts को identify करे, ओवरऑल नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो कितने ज़्यादा हाईलाइट करता है, वो अपने अंदर पॉजिटिव जितनी भी उसकी क्वालिटीज़ हैं या पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको साइड पे करके अलाइन करना और लिखना। ओवरऑल होम असाइनमेंट्स में बेसिकली ये होता है कि पर्सन खुद आइडेंटिफाई करे कि वो कौन कौन सी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ले रहा है और ओवरऑल उसकी थिंकिंग किस तरह की चल रही है। सो होम असाइनमेंट्स बेस करती हैं रैशनल इमोटिव बिहेवियर टेक्निक के अंदर, ताकि वीकली बेसिस पे भी असेस किया जा सके कि क्लाइंट कितना अपने अंदर जो है वो चेंजिंग्स डेवलप कर रहा है, ओवरऑल उसकी थॉट्स किस तरह से कंटिन्यू हैं। नंबर 5, Xylem model of stress response is called option A DNA, option B RET, option C CCT, and option D GAS. The right option is option D GAS. GAS stands for General Adaptation Syndrome और स्ट्रेस मॉडल को हम जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। नंबर 6, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्शन ए सोशल लर्निंग,
Option B, social observation. Option C, conditioning. And option D, learning skills. सोशलाइजेशन प्रोसेस है सोशल लर्निंग का, जिसमें ओवरऑल इंडिविजुअल्स एक दूसरे से लर्न करते हैं बिहेवियर्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ वगैरह. सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग. Number 7. In one extreme case, a housewife came out of her home just 3 times in 30 years. Which disorder does she show? एक हाउसवाइफ लास्ट 30 years में जस्ट 3 times घर से बाहर निकलती है. ओवरऑल हम इस बिहेवियर को किस डिसऑर्डर के अंदर कैटेगराइज करेंगे या कौन सा डिसऑर्डर है ये? ऑप्शन ए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ऑप्शन बी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. ऑप्शन सी, सोशल फोबिया. एंड ऑप्शन डी, पैनिक अटैक. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सोशल फोबिया. सोशल फोबिया में ओवरऑल इंडिविजुअल को फियर होता है सोशल सिचुएशंस में, सोशल गैदरिंग्स में वो प्रॉपर नहीं जा सकते, जहाँ पे उनको लगता है कि लोग उनको नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे, जज करेंगे या उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा. और उनको ओवरऑल रियलाइज भी होता है कि उनका ये फियर इरेशनल है, बट दे स्टिल डोंट प्रेफर टू गो आउटसाइड, और लोगों से इंटरेक्ट करना वो प्रेफर नहीं करते. Number 8. When pre-existing schemas are changed to store and adjust new information. This phenomenon is called option A, assimilation. Option B, accommodation. Option C, operation. And option D, centration. Pre-existing schemas को जब एडजस्ट करना पड़ता है, उसके अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है, तो कौन सा फिनोमेना ये कहलाएगा? इट्स अकोमोडेशन. अकोमोडेशन में क्या होता है कि आपको ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड स्कीमाज होते हैं उनको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर की जा सके. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अकोमोडेशन. Number 9. According to Albert Ellis, the founder of REBT, many problems arrive from which type of thinking? एल्बर्ट एलिस जो कि फाउंडर थे रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के, उनके अकॉर्डिंगली जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी तरह की थिंकिंग की वजह से पैदा होती हैं? इरेशनल थिंकिंग. अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट एलिस, अगर इरेशनल थिंकिंग को सब्स्टिट्यूट किया जाए रैशनल थिंकिंग से, तभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं या थिंकिंग को आप बेहतर बना सकते हैं, या अपनी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ओवरऑल एक पर्सन की थिंकिंग पे डिपेंड करती हैं. सो इरेशनल थिंकिंग ही बहुत सारे डिसऑर्डर्स की कॉज बन जाती है, जिसमें डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी आ सकता है, क्योंकि पर्सन जो है वो ओवरऑल सिचुएशंस को इरेशनली एज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं. Number 10. Which approach to personality emphasizes the innate goodness of people and the desire to grow? कौन सी अप्रोच पर्सनालिटी की एम्फेसाइज करती है कि ह्यूमंस जो हैं उनके अंदर गुडनेस ऑलरेडी प्रेजेंट होती है और उनके अंदर डिज़ायर होती है ग्रो करने की? इट्स बेसिकली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज जो हैं वो बेस करती हैं इस नोशन पे कि ह्यूमंस नेचुरली गुड होते हैं, उनके अंदर गुडनेस होती है, वो अपने आप को बेहतर बनाना या एक्चुअलाइज करना चाह रहे होते हैं. दे हैव द टेंडेंसी टू बी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड. अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश होती है, और उनके अंदर गुडनेस अफेक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी एक अपने आप को हमेशा से बेहतर करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे. सो इट्स बेसिकली द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. Number 11. When individuals want to achieve two equally attractive goals but cannot decide what to choose, what type of conflict is it? ओवरऑल अगर एक इंडिविजुअल एक ऐसी सिचुएशन में आता है जिसमें उसके सामने टू अट्रैक्टिव गोल्स या टू अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर सक रहा होता कि किसको सेलेक्ट करे और किसको रिजेक्ट करे, तो ओवरऑल इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या नाम होगा? ऑप्शन ए, अवॉइडेंस. Option B, approach avoidance. Option C, double approach. And option D, multiple approach avoidance. The right option is option C, double approach.
Number 12, according to Freud, which system is the logical part of personality? कौन सा सिस्टम जो है वो लॉजिकल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी कहलाता है? नंबर 1 पे है it. It is known as overall it is based on player principle, जो कि प्लेयर पे बेस करता है. इसको नीड्स और ग्रेटिफिकेशन जो है इमीडिएट चाहिए होती हैं. ईगो की बात करें तो ईगो इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है. लेकिन ईगो जो है वो बेसिकली रैशनल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी या लॉजिकल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी कहलाता है, क्योंकि ये सिचुएशंस को लॉजिक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखता है, और इसके साथ साथ जो भी ग्रेटिफिकेशंस और नीड्स हैं उनको इमीडिएट टाइम के बजाय राइट टाइम पे फुलफिल करना प्रेफर करता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ईगो. Number 13. Which characteristic is developed in child when crisis of toilet training is resolved? एरिक एरिक्सन की थ्योरी है साइको सोशल थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंगली अगर टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर रिजॉल्व हो जाती है तो चाइल्ड के अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है? ऑप्शन ए ट्रस्ट, ऑप्शन बी ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी शेम एंड ऑप्शन डी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी का मतलब है फ्रीडम या इंडिपेंडेंस. जब टॉयलेट ट्रेनिंग रिजॉल्व हो जाती है तो चाइल्ड के अंदर ओवरऑल फ्रीडम डेवलप होता है कि मेरी सेंस ऑफ सेल्फ जो है बेसिकली डेवलप हो जाता है, या उसके अंदर इंडिपेंडेंस डेवलप हो जाती है. क्योंकि ओवरऑल जब टॉयलेट ट्रेनिंग में अगर पेरेंटिंग प्रॉपर तरीके से होती है, हार्श पेरेंटिंग नहीं होती, और ये स्टेज जो है अच्छे से गुजर जाती है, तो चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑटोनमस हो जाता है. उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो डेवलप हो जाता है. Number 14. Behavioral aspect of prejudice is known as option A affective component, option B cognitive component, option C aptitude, and option D discrimination. Prejudice basically prejudgment होती है किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी पर्टिकुलर क्लास के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि नेगेटिव भी होती है. ओवरऑल इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में कंसिडर किया जाता है. तो प्रेजुडिस का बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होगा? ऑप्शन ए अफेक्टिव कंपोनेंट, ऑप्शन बी कॉग्निटिव कंपोनेंट, ऑप्शन सी एप्टीट्यूड एंड ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेशन. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेशन. अगर एक बंदा जस्ट अपने ही माइंड में किसी भी पर्सन के बारे में कोई एटीट्यूड फॉर्म करता है जो कि नेगेटिव है, तो उसको हम प्रेजुडिस कहेंगे. लेकिन उसका बिहेवियरल कंपोनेंट तब होगा जब वो अपने एक्शंस के थ्रू भी उस एटीट्यूड को शो करेगा. सो डिस्क्रिमिनेशन को हम बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ प्रेजुडिस कह सकते हैं. नंबर 15. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजेंट सोशलाइजेशन का क्या है? ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी पीयर, ऑप्शन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑप्शन डी मास मीडिया. अगर साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक चाइल्ड जब ग्रो करता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एजेंट होता है सोशलाइजेशन का, या जहाँ से चाइल्ड लर्न करता है बहुत ज़्यादा, वो फैमिली होती है. क्योंकि फैमिली फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें चाइल्ड सोशलाइज करता है, लर्न करता है अपने फैमिली मेम्बर्स से, उनको इमिटेट करता है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज फैमिली. नंबर 16. Which of the following is not included in basic components of attitude? Basic components of attitude में कौन सा ओवरऑल ऑप्शन इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन ए है कॉग्निशंस, ऑप्शन बी है फीलिंग्स, ऑप्शन सी बिहेवियर्स एंड ऑप्शन डी गोल्स. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी गोल्स. ओवरऑल एटीट्यूड को हम याद करते हैं कॉग्निशंस, इफेक्ट्स एंड बिहेवियर से, यानी ए बी सी से. फीलिंग्स को हम इफेक्ट्स भी कहते हैं. सो ये तीन कंपोनेंट्स एटीट्यूड में इंक्लूडेड होते हैं. गोल्स आर नॉट इंक्लूडेड एज अ कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. नंबर 17. When does an individual need guidance? Option A during illness, option B during treatment,
ऑप्शन सी इन क्राइसिस एंड ऑप्शन डी ड्यूरिंग हैप्पीनेस। अगर आप इलनेस की बात करेंगे तो इलनेस में यूजुअली गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सो क्राइसिस इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि ड्यूरिंग क्राइसिस ही एक इंडिविजुअल को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। Number 18. A person feels psychological adjustment by dash in real and ideal self. पर्सन किस के ज़रिए साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट को फील करता है? ऑप्शन ए इनकॉन्ग्रुएंस, ऑप्शन बी कॉन्ग्रुएंस, ऑप्शन सी लैक एंड ऑप्शन डी इंक्रीज। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मीन होता है बेसिकली द बैलेंस। जब एक इंसान बहुत ज़्यादा रियल और आइडियल सेल्फ के नज़दीक होता है, उतना ज़्यादा ही वो साइकोलॉजिकली एडजस्ट होता है। जब बहुत ज़्यादा इनकॉन्ग्रुएंस या इनडिफरेंस आता है आपके आइडियल और रियल सेल्फ में, तब भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो देखे जा सकते हैं आप में। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कॉन्ग्रुएंस। Number 19. Systematic desensitization is used to treat option A phobia, option B depression, option C schizophrenia and option D panic attack. Systematic desensitization कौन से डिसऑर्डर के लिए यूज़ की जाती है? ओवरऑल इसका बेसिकली फोबिया के लिए यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि फोबिया में स्टेप बाय स्टेप आपके फियर को रिड्यूस करने के लिए ओवरऑल कुछ स्टेजेस को फॉलो किया जाता है, जिसमें एट द एंड आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर डाला जाता है, ताकि आप उस सिचुएशन को फील करके आप देख सको कि आपका फियर जो है वो बहुत ज़्यादा रैशनल नहीं है, आपका फियर इरैशनल है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फोबिक हो गए। सो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपके फियर को रिड्यूस किया जाता है और आपके फोबियाज को बेसिकली रिड्यूस कर दिया जाता है। Number 20. According to Kohlberg, moral development consists of dash levels. कोलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट, इसके कितने लेवल्स हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 3. सो कोलबर्ग की थ्योरी जो है मॉरल डेवलपमेंट की, उसमें सबसे पहले प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस आती हैं मॉरल डेवलपमेंट की। तो इसलिए इसके ओवरऑल लेवल्स की अगर हम बात करें तो 3 लेवल्स हैं। Thank you so much for watching this video and please subscribe the channel for the latest updates.